हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम इस पहले चैप्टर की बात करें बच्चों, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या इस चैप्टर में या इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एटम का कंसेप्ट कहाँ से मिला, वो सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि अगर हम एटम की बात करें तो एटम का कंसेप्ट सबसे पहले इंडियन सेंट ने दिया, जिनका नाम था महर्षि कर्णाद। उसके बाद जॉन डाल्टन ने अपना कंसेप्ट दिया, दैट इज़ नोन एज द एटम का कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो इन सारी चीज़ों को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में बेटा जैसे प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, एटम्स का क्या डेफिनेशंस है, डाल्टन्स ने क्या कहा, कैसे कहा, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल अभी। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये 5 लॉ आपके सामने दिखाए गए हैं या लिखे गए हैं। इन 5 लॉ के बेस पे हम आगे इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे इनका फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो मेन है इस चैप्टर का बच्चों, वो यहीं से स्टार्टिंग होती है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो यहाँ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। इन 5 पॉइंट्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और पांचवा है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जिसे हम गेलू-सैक लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इन पांचों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये 5 लॉ और ये पांचों लॉ अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, अलग अलग लोगों ने इसका इन्वेंशन करा था। जैसे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स आपके सामने लिखा हुआ कि इसको गेलू-सैक ने दिया था, इसलिए इसको हम गेलू-सैक लॉ के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हम ये कह सकते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मैटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अब उसी को हम देखते हैं बेटा। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जैसा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, हमने यहाँ लिख रखा है आपका टाइम बचाने के लिए कि अगर हम बात करें बेटा इन ऑल चेंजेस मीन्स इन फिजिकल चेंजेस एज वेल एज इन द केमिकल चेंजेस, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज की बात करें तो उस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट का मास होगा वह प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। इसी को ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। तो वन बाय वन अभी हमने क्या पढ़ना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ना है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप कैसे प्रूव कर पाओगे कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको लिख करके दिखाएं तो शायद आपके समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया बेटा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसमें आपने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इन दोनों को आपने जब रिएक्शन करवाया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, AgCl। ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, रेजिड्यू फॉर्म में, क्योंकि यह प्रेसिपिटेट बनाता है। और प्लस क्या बनेगा बच्चों, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें, सबसे पहला अगर हम किसी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट का मास होगा वह प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। अब अगर हम इस
केमिकल चेंज से पहले अगर हम किसी फिजिकल चेंज की बात करें तो इसको यहाँ से समझा जा सकता है बेटा। अगर आपने आइस ले लिया और आइस को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, वाटर में। कैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, बाय हीटिंग। अगर आपने आइस को हीट किया तो वाटर में यह कन्वर्ट हो जाता है, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं बच्चों। अगर आपने किसी कंटेनर में आइस ले लिया और उस कंटेनर में जो रखा आइस है उसको आपने वेट किया, अगर आपने उसको हीट किया तो हीट करने पे दैट आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। वाटर के कन्वर्ट होने के बाद फिर आप उसका वेट करेंगे और आप पाएंगे कि आइस और वाटर दोनों का वेट सेम होगा। मीन्स किसी भी फिजिकल चेंज में जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर हो गया। ये तो हो गया बेटा फिजिकल चेंज में। अब यहाँ जो मैंने लिखा था केमिकल चेंज में, अगर आप यहाँ केमिकल चेंज की बात करते हैं तो अगर इसके आप मॉलिक्यूलर मास को जोड़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास, वन मोर थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, दैट इज द रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वह उसके स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए। सेम का मतलब इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। अगर हम इसके मास की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास अगर हम यहीं जोड़ें बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। और अगर हम सिल्वर की बात करें बेटा तो 108 108 होता है, और प्लस सोडियम की बात करें 14 होगा, और ऑक्सीजन 16 होता है, 14 × 3 = 48। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का मास हो जाएगा, और ये किसका मास हो जाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड का। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आ गया 58.5, और इसको जोड़ेंगे बेटा तो 8 4 12 8 20, 4 2 6 7 और 170 ध्यान देंगे। फिर से अगर आप जोड़ते हैं तो 8 4 12 8 20, 2 हो गया, 4 2 6 6 1 7 70 और 1 हो गया 170। दिस इज द मास ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज द मास ऑफ द NaCl। सपोज कर लीजिए आपने इसका मास, मॉलिक्यूलर मास निकाला, और यह आपने किस में ले लिया बच्चों, ग्राम में। ये किस में ले लिया, ग्राम में। तो जो सिल्वर क्लोराइड का मास होगा कितना होगा बच्चों, 108 और प्लस 35.5, और सोडियम का अभी अभी आपने देखा 23, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14, और ऑक्सीजन का 16 × 3 = 48। अगर आपने इसको जोड़ा तो कितना होगा, 35 8 143.5, और इसकी वैल्यू होगी 8 4 12 और 3 15, 8 4 12 3 15, 5 1 6 या 6 2 8, 85। लेट्स सी कि इन दोनों का जो मास होगा यह क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले देखना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस आर नॉट। तो अगर आप रिएक्टेंट की बात करेंगे, किसकी बात करें बच्चों, रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं रिएक्टेंट का मास कितना आता है। हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा 58.5, और दूसरा कितना था बेटा 170। तो रिएक्टेंट का मास आना चाहिए 0.5 8 7 5 12 228.5 ग्राम। ये वैल्यू आ गई रिएक्टेंट की। अब हम दूसरा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट का क्या मास होना चाहिए। प्रोडक्ट का मास अगर आप जोड़ते हैं बेटा तो क्या होगा, देखिए 143.5 और 85। आइए देखते हैं हम इसको कहाँ जोड़ते हैं। सपोज कर लिए यहाँ जोड़ते हैं बेटा, यहीं जोड़ते हैं 143.5 और दूसरा था 85। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 0.5 यहाँ था, ठीक है ना, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 1 1 2 हो गया। आपने देखा 228.5 ग्राम यहाँ और 228.5 ग्राम यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इफ़ वी टेक 58.5 ग्राम ऑफ NaCl along with 170 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, तो वी विल गेट 143.5 ग्राम ऑफ AgCl and 85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। This proves that the mass of the reactant should be equal to the mass of the product। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा कि अगर वो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है तब, अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आइए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ। दैट इज किसके लिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही। आइए देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन।
ठीक है ना, हमने इसको इक्वेट कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट विच आई हैव सोन। ठीक है बेटा, अब अगर इसी क्रम में हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो और आपको ये शो करना होगा कि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कर लिया आपने ले लिया बेटा पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अगर आपने इसको हीट करा तो हीट करने पे क्या बनेगा, इट विल गिव पोटेशियम क्लोराइड एलॉन्ग विद ऑक्सीजन। अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें बच्चों तो देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो 3 ऑक्सीजन वहाँ 2 ऑक्सीजन, इसको 2 कर देंगे तो ये क्या होगा बेटा 2 KCl और यहाँ क्या होगा 3O2। करेक्ट, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मासेस ऑफ दैट वन। पोटेशियम का एटॉमिक मास बेटा होता है 39 और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 48। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई 2 इंटू ये 0.5 अलग रहेगा, 8 5 13 और 10 23 से कम 22 हो गया बेटा। 2 4 और 2 6 6 3 9 9 3 12 122.5 यानी 122.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 एक 45 245 ग्राम। बेटा ये मास हो गया पोटेशियम क्लोराइड का। अब आइए देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड का क्या था बच्चों, यहाँ हमने 2 लिखा, पोटेशियम का एटॉमिक मास हो गया 39 और क्लोरीन का एटॉमिक मास हो गया 35.5 और ऑक्सीजन क्या होगा बेटा 3 इंटू 16 दूनी 32। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हो गया, ये हो गया 0.5 5 9 14 14 3 3 6 7 ये हो गया और प्लस 32 3 96। अगर हम इसको जोड़ेंगे बेटा तो हो गया 2 5 10 2 चौके 8 1 9 2 7 14। ये देखिए कितना हो गया बेटा 2 5 7 0 2 4 7 8 प्लस 1 9 और 2 7 7 14 149 और 96। ये बेटा किस में हो गया, ग्राम में हो गया। ये क्या हो गया, ग्राम में हो गया। ये 149.0 है, ध्यान देंगे क्या होगा ये 149.0। अब हमको चेक करना है कि क्या मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ तो बेटा आ गया था 245 ग्राम और इसको अगर आप प्रोडक्ट्स के मास को ऐड करेंगे तो आपने देखा 149 ग्राम और दूसरा 96 ग्राम बच्चों। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या बन गया 9 6 15 हो गया, 9 4 13 14 हो गया, 1 1 2 हो गया। 245 ग्राम इस प्रोडक्ट का भी मास हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी चेंज में, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करने हैं कि जैसे कोई इक्वेशंस दे दिया गया, सपोज कर ले इसी में से इस KCl की वैल्यू नहीं दी होती, इसने कह दिया कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हमने गर्म किया और हमको 96 ग्राम ऑक्सीजन मिला, तो इस इक्वेशन में या इस प्रोसेस में जो KCl बनेगा उसका मास आपको फाइंड करना होगा। तो ये सीधे सीधे ये 40 to 45 वैल्यू दे सकती है या कोई और वैल्यू दे सकती है। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से देखेंगे बेटा कि 245 ग्राम, ध्यान देंगे 245 ग्राम गिव्स कितना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस 149 ग्राम ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड। तो देयरफॉर जो वैल्यू दी रहेगी इससे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पे हमको कितना पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत आसान है, हम उसमें चाहे पोटेशियम क्लोराइड का या ऑक्सीजन का जो भी चीज़ें वो पूछेगा क्वेश्चंस में हम उसको कर सकते हैं। तो ये पहला हमने खत्म किया, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम दूसरा चलेंगे बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस। अब हम इसको बताएंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस कहता है कि अगर कोई 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ
एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और उनका जो मास होगा, उनके जो मास का रेशियो होगा, दैट शुड बी इनटू द सिंपल होल नंबर रेशियो नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड। वह ये मैटर नहीं करता कि किस सोर्स से हम वह कंपाउंड प्राप्त कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ आप कांस्टेंट कंपोजिशन कहेंगे या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। हमने आपको बताया था कि जब कोई भी कंपाउंड, अभी बताया कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो वह 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के कंपोजिशन से बनता है। तो जब कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, अगर कोई कंपाउंड बनता है तो दैट कंपाउंड शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर मासेस शुड बी इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड। आपको ये ध्यान नहीं देना है या आपको ये नहीं चेक करना है कि फ्रॉम विच सोर्स, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, ये किस सोर्स से प्राप्त हुआ, ये आपको नहीं देखना है। तो इसका डेफिनेशन क्या बेटा, अ केमिकल कंपाउंड आपने देखा, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे मान लो अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ, और वाटर का जो मास होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास क्या होगा बेटा, 2:8। आप ध्यान देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम लिखने वाले हैं। H2O में इनका अगर मास हम देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। तो इनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा वह 1:8 होगा। नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स वाटर इज ऑब्टेन्ड, ये डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, ये टैप वाटर भी हो सकता है, ये रेन वाटर भी हो सकता है। द वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस वन इज 1:8। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1:8 के रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में इनका मास होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इस पे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, किसी इक्वेशन से अगर हम कोई कंपाउंड की बात कर रहे हैं, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि H2O कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सपोज के लिए हमने एग्जांपल लिखा, मान लीजिए हमने लिखा कार्बन और ऑक्सीजन बेटा, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, CO2 बन गया। ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करना है तो एक और मेथड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा अगर आप हीट करोगे तो दिस विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से भी आपने देखा कि CO2 क्या हुआ, निकल रहा है। तो और तीसरा भी क्या हो सकता है, जैसे सपोज कर लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया बेटा, HCl से रिएक्शन करवा दिया तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 बनेगा और प्लस H2CO3 के साथ ये क्या बनेगा, H2O और प्लस CO2। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इक्वेशन बैलेंस था बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंस था, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपने इसको 2 कर लिया तो CaCO3 CaCl2 बन गया और प्लस H2CO3 यानी H2 प्लस CO2। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि द कंपाउंड फॉर विच वी आर डिस्कसिंग, हम किस कंपाउंड की बात करें बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, और ये यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कार्बन का रेशियो होता है बेटा 12, मतलब कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है ना, और इसको अगर आप सिंपली होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 are 12 और 4 4 are 16, तो 3:4। अब देखो
अगर हम यहाँ CO2 की बात कर रहे थे, यह C और O का मास का रेशियो नहीं होगा। कार्बन का बेटा 12 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 16 की जगह पे मैंने इसलिए पहले लिखा था 16, ये क्या करेंगे बेटा 32। ऑक्सीजन का मास होता है 16, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा वो क्या होगा, 12 और 32 हो गया बेटा। ये किससे कटेगा, 4 से। 4 3 आर 12 एंड 4 8 आर 32। तो इनका जो मास का रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3:8 होगा। नो मैटर इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, नो मैटर इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट, no matter it is obtained by the combination by the reaction between calcium carbonate and hydrogen chloride या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से आपको ये CO2 में देखना है कि इनके जो मास का रेशियो होगा वो 3:8 होगा। ये किस सोर्स से मिला, नो मैटर। तो इस तरह से इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस पे हम किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 5 लॉ पढ़ेंगे बेटा। अब हम बात करते हैं नंबर नेक्स्ट वन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। सॉरी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आइए देखते हैं अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में अगला जो तीसरा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है बेटा, पहले मैं समझा दूं फिर आपको डेफिनेशंस दिखाऊंगा। कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहता है अगर 2 एलिमेंट आपस में मिल करके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स कर दें तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उनके मास में जो रेशियो पाया जाएगा दैट शुड बी इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या कहता है बेटा, when 2 elements combine to form 2 or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another। मतलब बहुत सारे अगर कोई 2 एलिमेंट, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल, अभी तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बन गए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। देखो CO और CO2। अब अगर हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो कार्बन का रेशियो क्या होगा बेटा, यहाँ 12 और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 16। यहाँ कार्बन का रेशियो क्या होगा बेटा 12 और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 32। तो आपने इस 12 को अगर फिक्स मान लिया, जो फिक्स आई है, तो किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स मान लेंगे तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उनके रेशियो में, बाई मास की बात हो रही बेटा, 16:32, ये क्या होगा बेटा 1:2। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अभी मैं और भी एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल था कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 12:16 और यहाँ 12:32। तो 12 और 12 इन दोनों को सेम मानते हुए, सेम है ही, इनका जो रेशियो होगा, ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 16:32 यानी 1:2 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन द ऑक्सीजन एटम इज 1:2 इन बोथ द कंपाउंड। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं जो आपको समझने में और भी आसानी होगी। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन, द डेफिनेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान देंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिल लें तो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं बेटा तो बना सकता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना सकता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है, N2O3, या यह N2O5। ये सारे के सारे कंपाउंड बना सकते हैं बेटा। इसमें आपने देखा कि नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म N2O, NO, NO2, N2O3 और N2O5। अब अगर हम बस इसमें मास का रेशियो निकालें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 14, तो 14 × 2 = क्या होगा, ये 28,
ये किसका हमने निकाला, नाइट्रोजन का, ये रेशियो, और ऑक्सीजन का होगा बेटा नीचे लिखता हूँ, नाइट्रोजन का 28 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, नाइट्रोजन का हो गया बेटा 14 और ऑक्सीजन का हो गया 16, नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, नाइट्रोजन का हो गया 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन 16 तियाँ 48 बेटा, और नाइट्रोजन का यहाँ हो गया 28 और ऑक्सीजन का हो गया 16 25 80। गौर से देखेंगे ये बाई मास, दिस इज द रेशियो बाई मास सारे कंपाउंड्स में। अब इसमें से हम किसी एक को, हम इस ऊपर वाले में नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने जा रहे हैं। मास को फिक्स करने का मतलब हो गया यहाँ 28 था, यहाँ 14 था, यहाँ 14 था, यहाँ 28 था, यहाँ 28 था, तो 14 एंड 21 को हम 28 को हम सबको 28 की जगह पे सबको 14 बना दे रहे हैं। आइए, तो जो दूसरा वाला हम ऑप्शन लिखने जा रहे हैं इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। अगर हमने इस यन को किसके फॉर्म में लिखा, इधर देखें, हमने इसको क्या किया बेटा 28 की जगह क्या बना दिया 14 बना दिया, तो इसका हमने हाफ किया तो इसका भी हाफ करेंगे तो क्या होगा 8 हो गया। इसका हमने 14 जो जैसे था वैसे रहने दिया तो क्या होगा बेटा ऐसे 16 ही रहेगा। ये 14 था तो 14 रहने दिया और ये क्या होगा 32 रह गया। ये कितना था बेटा हमने 14 बनाया तो इसका आधा क्या होगा 24 हो गया, और ये हमने क्या किया था इसको 14 बनाया तो ये कितना हो गया 40 हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपने अब देखा कि जो नाइट्रोजन का मास वाला पार्ट था वो कितना हो गया बेटा 14 14 14 14 14 सब में हो गया। अब ऑक्सीजन का जो यहाँ मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, रेशियो ऑफ ओ। हम अगर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 8:16:32:24 24:40। अगर हम इसको सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो दे आर डिविजिबल बाई 8, तो हो जाएगा बेटा 1:2:4:8 चौके 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 8 त्रिक 24 और 8 पच्चे 40। ध्यान देंगे बेटा ये जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो हो गया वह इस रेशियो में आया, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में दिखाई दे रहा है 1:2:4:3:5 में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके इतने सारे कंपाउंड बनाएं तो किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखते हुए, हमने यहाँ नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट रखते हुए ये देखा कि जो दूसरा एलिमेंट है उनके मास का जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब हम अगला पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ओके, हाँ आइए देखते हैं फोर्थ लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, अभी तक हमने 3 लॉ पढ़ लिया। चौथा लॉ कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसमें अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले हम आसान शब्दों में बताएं कि दो कोई एलिमेंट हैं, अगर वो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वह दोनों किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का जो मास होगा अगर उसको फिक्स रखेंगे तो दोनों में जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। आइए देखते हैं, द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स P एंड Q। हमने कोई एलिमेंट ले लिया, सपोज के लिए हमने लिया बेटा ये P ले लिया और इसको Q ले लिया, विच कंबाइंस सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट R। हमने यहाँ क्या ले लिया बेटा R ले लिया, तो P और R आपस में रिएक्ट करेंगे तो PR बनाएंगे, अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा, और Q और R आपस में रिएक्ट करके QR बनाएंगे, ठीक है ना। तो विच कंबाइंस सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट R इज ईदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेज इन विच P एंड Q कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। यानी कि P और R आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, एक कंपाउंड सपोज के लिए PR बना लेंगे, ये क्या बना लेगा RQ बना लेगा और ये PQ बना लेगा।
अभी हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे। तो कह सकते हैं कि पी आर और आर क्यू में किसी एक एलिमेंट के मास को अगर हम फिक्स कर दें तो बाकी जो दूसरा वाला एलिमेंट है उनका रेशियो और इनका रेशियो वह सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। इसी को हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के नाम से जानते हैं। आप अगर इसको लिख चुके हों तो मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो बच्चों, यहाँ हमने क्या ले लिया, सपोज के लिए हमने हाइड्रोजन ले लिया और हमने ऑक्सीजन ले लिया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पी और क्यू हो गया, और तीसरा जो था वो एलिमेंट हमने सल्फर ले लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम ये देखते हैं हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, H2S बना सकते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों, H2O बनाएंगे। ध्यान देना। तो इसमें कहता है कि अगर हम इसी को एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं हाइड्रोजन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2S। तो H2S का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:32। ध्यान देंगे। और SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, 32। ये आपको समझने के लिए बता दिया हूँ, 32 और 1:32। ये जो 32 था हमने इस तरह से लिखा है कि दिस इज़ द मास ऑफ द सल्फर। ये क्या हो गया, सल्फर का रेशियो हो गया। तो जब सल्फर का रेशियो हो गया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा बच्चा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से आप दिस इम्प्लाइज कह सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या बता रहा है यहाँ, 2:32। 2:32, या इसको हम क्या कर सकते हैं, 1:16। आई होप अंडरस्टैंडिंग। फिर से देखो ध्यान से, हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रिएक्ट करके H2S बना लेंगे। H2S में जो उनके मास का रेशियो होगा 2:32 हो गया। हमने SO2 में देखा, SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का मास क्या होगा बेटा, 32:32। इन दोनों में सल्फर के मास को हमको इक्वल करना है। तो 32 ग्राम या 32 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 32 ग्राम ऑफ द सल्फर रिएक्ट्स विद द 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। तो 32 को कॉमन लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:32 हमने दिखा दिया, या 1:16। आप जरा ध्यान से देखेंगे, इस H और O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, इन H2O। ये किस में होगा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा। हाइड्रोजन कितना था, 2, और ऑक्सीजन कितना था बेटा, 16। तो 2:16 क्या हो जाएगा, 1:8। गौर से देखेंगे तो एक रेशियो ये आया और दूसरा रेशियो ये आया। तो इन दोनों रेशियो को अगर हम एक सिंपलेस्ट रेशियो में देखें तो दैट विल कम, क्या होगा बेटा, 1/16 is to 1/8। 1/16 is to 1/8। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/16 डिवाइड बाई 1/8। तो क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं 8/16 एंड दिस इज इक्वल टू 1:2। ये क्या रेशियो होगा, 1:2। आई होप अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं इसको दिखा रहा हूँ। या इसको मिटा करके हमने देखा कि H2O में, H2S में 2:32 हो गया, SO2 में 32:32 हो गया। ये दोनों सेम किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हो गया 1:16। और H2O में जो H और O का रेशियो होगा वो 1:8 हो गया। अब हम इसको यहाँ से रब करके आपको फिर से, हो सकता है आपको बोर्ड में ना दिख रहा हो, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा किसका, देयरफॉर यहाँ से आपने निकाला किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, यहाँ निकाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ H एंड O, हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, पहले में क्या था बच्चों, 1/16 is to 1/8। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/16 डिवाइड बाई 1/8। तो दिस इज इक्वल टू ऊपर गया 8/16,
और इसकी वैल्यू होगी 1:2। तो इस तरह से इसमें जो होल नंबर रेशियो आया वो किसका आया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होल नंबर रेशियो आया वो 1:2 आया। तो ये जो ऊपर हमने फिगर बना रखा है इसको फिर से आप देखें, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि ये क्या होगा। आपने देखा कि पहले वाले में हमने क्या लिया था, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, हमने यहाँ लिया था हाइड्रोजन, हमने यहाँ लिया था ऑक्सीजन और हमने यहाँ लिया था सल्फर। तो ये क्या बना लिया, H2O बनाया, ये क्या बनाया SO2 बनाया और ये क्या बनाया H2S बनाया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो डेफिनेशन लिखा कि द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ द टू एलिमेंट्स P एंड Q, P एंड Q का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, which combine separately with the fixed mass of the third element S is either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which P and Q combine directly with each other। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रेट करके H2S बनाया, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रेट करके SO2 बनाया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में डायरेक्टली रेट करते हैं तो H2O बनाएगा। H2S में इनका रेशियो ये होगा, SO2 में इनका रेशियो ये होगा। तो अगर इस रेशियो सल्फर के रेशियो को सेम कर दें 32 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:32 यानी 1:16 हो गया। अगर हम H2O की बात करते हैं बेटा, H2O में H और O का ऑक्सीजन 2:16 होगा यानी 1:8। तो यह रेशियो और यह रेशियो एक दूसरे में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब लास्ट वाला बचता है बेटा, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग रेशियो, या जिसे हम कह सकते हैं गेलू-सैक लॉ। आइए देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आखिरी वन, दैट इज गेलू-सैक लॉ। ठीक है बेटा, गेलू-सैक लॉ का डेफिनेशन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दिखाऊँ कि व्हेन, अभी मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। व्हेन गैसेज रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ simple ratio to one another and to the volumes of the products if these are also gases, provided all measurements of volumes are done under similar conditions of temperature and pressure। ये बुकिश लैंग्वेज है या बुकिश डेफिनेशन है। इसको अगर हम समझाते हैं बेटा कि अगर दो या दो से अधिक गैसें आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो इन द गैसेस स्टेट, then the volumes of all the gases should bear a whole simplest number ratio under similar conditions of temperature and pressure। यानी similar conditions of temperature और pressure पे दो या दो से अधिक गैसें अगर आपस में रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। यही गेलू-सैक लॉ कहता है। जैसे सपोज के लिए अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, सपोज के लिए आपने ले लिया हाइड्रोजन ले लिया बेटा, और हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा HCl। ठीक है ना। यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हाइड्रोजन बेटा गैस है, क्लोरीन गैस है, और ये HCl शुड बी गैस। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन विल गिव 2 मोल ऑफ HCl। अगर हम इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लेते हैं तो 1 वॉल्यूम ऑफ दिस 1 वॉल्यूम ऑफ दिस, मतलब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन से रेट करके क्या बनाएगा बेटा 2 वॉल्यूम HCl बनाएगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका जो रेशियो होगा किसका, इन गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो क्या होगा 1:1:2। ध्यान से देखिए, इसका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो 1:1:2 होगा। ध्यान देंगे कि यह जो प्रोडक्ट बन रहा है यह प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये आपने देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रेट करके क्या बना लिया बेटा HCl। तो अगर एक वॉल्यूम इसका है एक वॉल्यूम इसका है तो 2 वॉल्यूम HCl बनेगा। तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 1:1:2 के फॉर्म में होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिया H2 और O2, H2 और O2, H2 और O2 आपस में रिएक्शन किए तो बनेगा H2O। ध्यान देंगे H2O।
इसको अगर बैलेंस करेंगे एक एक O2, यहाँ हमने कर दिया 2 और यहाँ हमने कर दिया 2। ध्यान से देखें बेटा, ये जो H2O है अगर ये वाटर होता तो इस पे गेलू-सैक लॉ फॉलो नहीं होगा, लेकिन यह H2O आपको ध्यान रखना होगा, इट शुड बी इन विच फॉर्म, वेपर फॉर्म का मतलब हो गया स्टीम अगर है तो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के अगर स्टीम बनाते हैं तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बच्चों, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ स्टीम। तो इनका जो रेशियो होगा वो 2:1 और 2:2 विच इज़ अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में अगर रिएक्ट करके गैसेस प्रोडक्ट बनाती हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा किसके, उन गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहलाएगा। इसी को हम गेलू-सैक लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आज हमने 5 लॉ पढ़ा, ठीक है ना। वो 5 लॉ क्या था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड नंबर 5 वन लॉ ऑफ गेलू-सैक लॉ। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है क्या, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो आप पढ़ चुके हैं या पिछली कक्षाओं में क्लास 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस शुड हैव द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये पहले चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बाद जो डाल्टन्स का कंसेप्ट आया एटम्स के बारे में, हम उसके बारे में जानेंगे। फिर डाल्टन्स के हाइपोथेसिस को या डाल्टन्स के जो रूल थे उनको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तो ये इन सारे लॉ पे डिपेंड करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल या डोंट फॉरगेट टू share, like or subscribe my channels. Once again, thank you.